और समय की कदर करनी चाहिए। जैसे आपने शुरू में बहुत इम्पोर्टेंट दो बातें बोली कि समय और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती है। तो ये मैंने भी मेरे ब्लड में भी है और मेरे जहन में भी है, और मैंने लर्न भी करी है कि आदमी को कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा बस आप गिर भी जाओ तो उठ के खड़े जाओ और चल दो। और सर लोगों का भी सवाल होगा मेरे साथ, आपकी जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। मैंने एक बात सीखी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से कि आपके जीवन में अगर समय और स्वास्थ्य अगर एक बार हाथ से निकल जाता है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हाथ में कभी नहीं आएगा। एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन हमारे समाज के एक ऐसे महान लीडर है जो कि चौमू के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रामनारायण जी यादव, जिनकी जीवन की कुछ ऐसी बेहतरीन मूवमेंट जो हमारी लाइफ में एक अच्छा मैसेज डालने का एक काम करेगी, और उनकी कुछ लाइफ के ऐसे बेहतरीन मूवमेंट जो हम जानना और समझना चाहेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो एक बार तो ऐसा आपकी लाइफ में मूवमेंट कभी ना कभी ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि वो एक पड़ाव है। ईश्वर हमेशा आपकी परीक्षा लेता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार ऐसे सेशन में बताया है कि आपका ऐसा पीक समय होगा जहां पे आपकी गाड़ी मैक्सिमम रफ्तार में होगी, लेकिन एक बार गाड़ी रुकी तो वहां से आपको रुकना नहीं है, वहां से आपको फिर आगे बढ़ना है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो शायद फेल होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो एक पीक टाइम पे जाकर के रुक जाते हैं, और वही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज मैं मिल रहा हूं एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर रामनारायण जी यादव, जिनकी लाइफ के कुछ ऐसे बेहतरीन मोमेंट जो हम कैप्चर करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं जो यूट्यूब पे सोशल वर्क के अकॉर्डिंग लोगों के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। मैं स्टडी इसलिए करता हूँ कि आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिले जो मेरी लाइफ को, जीवन को बदलने का एक काम कर पाए, या मुझे एक ऐसा चीज़ मिले जो शायद मेरे फ्यूचर के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी डायरेक्शन का काम कर पाए। तो आपके लाइफ के कुछ मूवमेंट मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका जो एजुकेशन का जो समय पीरियड था, लाइक जैसे बचपन से, वो आपका कहाँ से शुरू हुआ, फिर आपने जो एजुकेशन में अचीवमेंट करी वो एक बार हमें मोटा मोटी बताइए। बेसिकली अगर बात करें शुरुआत की तो मेरा जन्म जो है वो 1965 में, 1965 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जो है जन्म हुआ जयपुर ज़िले के एक ऐसे गांव की एक ऐसी ढाणी में, जहां आज याद करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही, यानी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा जगह वो था। जी जी। इस जगह में जन्म लिया। उसके बाद हम बड़े हुए तो 4 साल की उम्र में मेरे माता पिता ने मेरे को स्कूल में डाल दिया, मात्र 4 वर्ष की उम्र में। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो दादी थी वो एक अच्छी फैमिली, यानी उनके जो ब्रदर थे वो उस ज़माने में रेलवे में नौकरी किया करते थे। ये कौन सी ईयर की बात होगी? यानी कि ये मेरा जन्म 1965 में जन्म हुआ। अच्छा। और 70 की बात है, 1970 में। तो क्या है कि मेरी दादी को लगता था कि मेरी दादी ने मेरे पिता को भी 5 क्लास तक पढ़ाया था उस ज़माने में, है ना। तो 5 क्लास तक मेरे पिता भी पढ़े हुए। उसके बाद जो है मेरी दादी ने मेरे को स्कूल में डाला। तो मैं पास के गांव में, यानी कि दुर्गा का पास गांव हमारी ढाणी से लगभग होगा, यानी कि ये मानो कि 3-4 किलोमीटर, वहाँ हम पढ़ने के लिए आते थे। तो उस ज़माने में क्या स्कूल थे, आप लोग शायद सोच नहीं सकते ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ना कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, ना कुछ संसाधन हुआ करते थे, बैठने के लिए कुछ नहीं होता था, रिबट्टी होती थी, और वो भी कई बार नहीं होती थी। ठीक है जी। तो 5 क्लास तक हम दुर्गा के पास में पढ़े, पहली से लेके 5वीं तक। उसके बाद फिर दूसरे गांव में चले गए क्योंकि 5वीं तक ही थी। फिर गिनोई गांव में पढ़े, 6ठी 7वीं 8वीं में 3 साल हमने वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद जब हम 8 क्लास पढ़ लिए गांव में, तो यानी कि पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट की बात यह है कि यानी कि जैसे लोग हमारे ज़माने में 6th क्लास के अंदर जो है इंग्लिश ABCD शुरुआत होती है, 6ठी क्लास, है ना।
पर ये था कि जैसे मैं जो है ये ABCD है ना मेरे कोई मैं यानी कि कोई क्या मेरी दादी के ही जो ब्रदर थे, मेरी दादी के ब्रदर वो रिटायर्ड थे, तो वो कभी कभी आते तो एक दिन आए तो मेरे को पूरी की पूरी A to Z उन्होंने बता दी और मैं एक ही दिन में सीख गया, तो लोगों को बड़ा चंबा करते हैं। हाँ सच की बात जी। तो मैं जब गया तो मैं ABCD मतलब मैं चौथी पाँचवीं में जानता था, यानी मैं छठी में जब गया घिनोई तो मेरे को तो पहले से सब कुछ आता था, बच्चों को बेचारों को आता ही नहीं था जी। तो यानी कि पढ़ने का इंटरेस्ट तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले से बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा था। और मेरे को दूसरा कारण एक तो खुद था ही था, दूसरा कारण क्या था कि मैं देखता था यानी कि गांव की परिस्थितियाँ, तो उनको देख करके मुझे तो डर सा लगता था। चारों ओर टीले, ये वो टीले, जंगल, कोई आदमी नहीं, कोई कल्चर नहीं, और खेती बाड़ी करते थे, तो खेती बाड़ी में भी जो है देख करके वह ये लगता था। मुझे हमेशा पढ़ने का इंटरेस्ट था, तो मैं 8वीं क्लास तक गांव में पढ़ा, और यानी कि मैं जब 12 साल का था तो मैंने 8वीं पास करी। अच्छा। और यानी कि मैं जब 5-6 साल का था तब से मैंने काम करना, घर में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अकेला, मेरे पिताजी के अकेला लड़का, मेरी बहनें, तो मैं काम सारा घर का काम किया करता था, खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। फिर 8वीं क्लास के बाद मैं जो है 9वीं 10वीं और 11वीं, ये मैं मेरी बहन, बड़ी बहन, वो जयपुर में उनकी शादी हुई, तो मैं उनके साथ रहा, मैं जयपुर चला गया पढ़ने के लिए। स्कूल हालांकि जो मुझे मिला वो उस ज़माने का कहना चाहिए कि कोई ज़्यादा अच्छा स्कूल नहीं था। उस टाइम एजुकेशन तो बहुत मेरे हिसाब से कम था। दरबार हायर सेकेंडरी स्कूल, और दरबार हायर सेकेंडरी स्कूल तो ये था कि मतलब ही सबसे बिगड़े स्कूलों में एक बिगड़ा स्कूल माना जाता था। अच्छा। ऐसे स्कूल में हम पढ़े, हमने लोगों को देखा कि किस कदर लड़के बिगड़े हुए थे, इवन उस ज़माने में लड़के बिगड़े हुए थे। खैर हम पढ़े, तो 9वीं 10वीं 11वीं हमने वहाँ से करी। उसके बाद चूँकि मैं शहर में चला गया, 9वीं 10वीं 11वीं में वहाँ रहा, मेरी बहन के पास में जयपुर में उस ज़माने में। तो मैं जब गांव आता था तो गांव और शहर को जब मैं तुलना करता था तो मुझे गांव बहुत अजीब लगता था, क्योंकि गांव में तो लाइट नहीं और नहीं, पढ़ना होता था तो मुझे है लालटेन को गोला साफ करके अदरी पट्टी बैठ करके अंधेरे में जो है चिमनी के उजाले में चिमनी जला के पढ़ाई करते थे, बोरी बिछा करके बोरी बैठ के हम लोग ये किया करते थे। यानी बड़ा रोचक, हाँ रोचक कहें या विपरीत परिस्थितियों वाला कहें, या हम लोगों को तो उस टाइम सब ठीक ही लगता था, ऐसा कुछ था नहीं। तो आपका ये माइंडसेट में मतलब ये वाली बात कब आई, मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना है, वो माइंडसेट बाद में जाके बना या शुरू से मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ाई करी मैंने। हाँ। तो पढ़ने में इंटरेस्ट मैंने आपको बताया पहले से बहुत अच्छा था। अब ये है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जो जिया जी हैं उन्होंने ज़रूर सोचा कि भाई मेरे को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स में मेरे 10th में जो है आउट ऑफ 50 48 मार्क्स आए थे। अच्छा। बिना किसी कोचिंग के और ऐसे स्कूल में पढ़ करके 48 मार्क्स लाया आउट ऑफ 50 बोर्ड में। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। तो पर ये है कि जिया जी ने कहा कि नहीं भाई आपको तो डॉक्टर बनना है। ठीक है चलो वो डॉक्टर बनती हुई, हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है कैसा होता है, इतना पता नहीं था। लेकिन ये हुआ कि अल्टीमेटली शायद प्रभु को ही मंजूर था। पर मेरी तो कोई अप्रोच नहीं थी, क्योंकि मेरे जिया जी तो जो कभी इधर उधर जाने का प्रसन्न नहीं था। वो ऐसी सोच भी नहीं रखते थे कि जाकर सिफारिश करो किसी चीज़ में। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आपको डॉक्टर बनना है बस। बाकी तो सिर्फ मैंने सारी चीज़ें मैंने खुद ने स्वयं ने करी। मैं जो है अग्रवाल कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया खुद ही जा करके। अग्रवाल कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी कॉलेज की। अग्रवाल कॉलेज का ये हाल था उस ज़माने में कि क्लास के जो है हार्डली यानी कि 20-30% बच्चे पास, बाकी सारे बच्चे फेल हुए थे। उनमें से हम भी एक थे। तो यानी कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे कि हम जो है बिल्कुल क्लियर वगैरह अच्छे मार्क्स से क्लियर हुए थे। उसके बाद जब PMT, अब सौभाग्य हमारा आया कि मैंने 85 में मैंने PMT का एग्ज़ाम दिया और PMT का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। 85 में नहीं 84 में दिया। 84 में मैं सेलेक्ट
नहीं हो पाया। अच्छा। फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाया। 85 में मैं जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या हुआ कि 84 से ही है ना वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता ना MCQ वाला, वो MCQ वाला शुरू किया था। अगर वही वाला सिस्टम होता या उससे पहले क्या था कि कुछ सालों के लिए जो यानी कहना चाहिए निबंध टाइप का जो होता ना, तो पहले इस तरह का भी चला कुछ सालों के लिए कि आप निबंध लिखिए, प्रश्न देते थे। तो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या है कि जो लोग थे गाँव से निकले आते थे वो बेचारे सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। पर हमारा किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने क्या कि 85 में हमारा वो हो गया MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। अच्छा। तो मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होने से क्या है कि हमारा सिलेक्शन हो गया 85 में। तो ये जैसे तुमने पूछा कि कौन सा जो है, ये मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय कहो या एक घटना कहो या एक टर्निंग पॉइंट कहो, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। और कई मेरे साथ के बच्चे जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन हम सेलेक्ट हो गए तो हमें बहुत ऐसा लगा कि क्या एक अलग ही तरीके से, मतलब एक फीलिंग जो महसूस होना चाहिए था वो हुआ। तो 85 से लेकर के और 90 हम मुझे SMS मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने 5 साल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। वहाँ पे भी वही समस्या थी कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे गाँव से तो बहुत कम बच्चे हुआ करते थे उस ज़माने में। और यानी कि हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, कपड़े लत्ते भी बहुत कम हुआ करते थे, जूते चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिला करते थे। ईमानदारी की बात तो कि स्कूल में हम नंगे पैर ही पढ़ने जाया करते थे, ये पोजीशन थी स्कूल में। तो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, सबको देखते थे, सभी के लिए एक जैसा समय था, तो इसलिए अलग नहीं लगता था। देखो, एक चीज़ सबसे बेहतरीन जो अभी तक इन्होंने अपने जीवन के एजुकेशन टाइम पीरियड को हमारे साथ शेयर किया, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ निकलती है कि अगर वास्तव में आप में अगर कुछ करने का जुनून है तो कभी भी जो सुविधाएं होती है वो मोहताज नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। आपके पास गाड़ी कौन सी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मकान कैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी जात से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, दैट इज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक इस बात का पड़ेगा हमेशा आपकी जिंदगी में कि आप जो चाहते हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके प्रति आपका डेडिकेशन है या नहीं है। उसके प्रति अगर आपका समर्पण है तो यकीनन किस्मत तभी काम करेगी जब आप कुछ करने की जिज्ञासा पालते हैं। लेकिन हम बैठे बिठाए कमरे में बैठ करके सोच रहे हैं मैं काश मैं वो बन जाऊं, ये बात हमेशा आप अपनी लाइफ के साथ लेकर के जाना, क्योंकि बनना या हमारी किस्मत तब हमारे साथ होती है जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। अगर आप जयपुर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, कमरे में बैठे बैठे सोचेंगे काश मैं जयपुर चला जाऊं, आपने विचार किया, आपने सोच बनाई, लेकिन सोच करने से काम नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इन लाइफ का बहुत बड़ा पॉइंट है, आप अगर जान पाएंगे तो बहुत बड़ी आप सीख सकते हैं। तो सर एक सवाल और हमारा कि आपकी लाइफ का अगर वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट पूछा जाए जिसको आप ताउम्र याद रखेंगे तो शायद हमेशा आपको याद रहेगा, जैसे आपकी मैरिज का टाइम हो सकता है, आप किसी पेशेंट के साथ अच्छे से रिलेट करके उससे जुड़े हो किसी टाइम को बता सकते हैं, जो भी आपको लगता है भाई वो टाइम मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगा, जो आपको हमेशा याद रहे। 2 या 3 जो घटनाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हुई हैं। जैसे पहली घटना थी प्री मेडिकल टेस्ट को पास करना और MBBS में सेलेक्ट होना, जो कि 85 में हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद बात करें तो MBBS कंप्लीट करने के बाद में जो है 91 के अंदर प्री PG के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है अच्छा। सेलेक्ट होना, ये भी बहुत बड़ी घटना थी। अच्छा। यानी कि लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं PG में सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन हम कंटिन्यूएशन के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर PG में सेलेक्ट हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा संपन्न लोग थे, उनको देखते थे तो अंदर से एक जलन की भावना भी महसूस होती थी, उनसे एक प्रतिस्पर्धा भी रहती थी कि यार इन लोगों को कितनी सुविधाएं हैं और ये कितने आराम से रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बावजूद इसके हम मेहनत करते थे, हम सोचते थे कि ये सारी चीज़ें हम भी अचीव करके रहेंगे। और शायद एक यही कारण था कि हम आगे से आगे अपना मुकाम हासिल करते चले गए। जी, तो मतलब यहाँ पे एक वजह थी कुछ करने की आपके पास। बिल्कुल। अगर शायद सब कुछ होता तो मे भी शायद आज हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। अगर आदमी के पास सर कुछ नहीं होगा ना तब वास्तव में कुछ करने की जिज्ञासा पैदा होती है। बिल्कुल, निश्चित। अगर सब कुछ होगा तो शायद करेगा नहीं। मुझे ये लगता है कि अभाव की जिंदगी में आदमी जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा संघर्षशील होता है, ज़्यादा करने की सोच रखता है जी, और वो ज़्यादा
मजबूत होता है और वो कर भी सकता है। जी। जितनी सुविधाएं आप किसी को दोगे उतना ही आदमी वो कमज़ोर पड़ेगा, उतना ही आदमी करने की लालसाएं भी घटेंगी। तो सर एक चीज़, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात अभी आपने बोली, शायद वो मेरे खुद का सवाल ही है और सर लोगों का भी सवाल होगा मेरे हिसाब से, आपकी जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, उस जमाने में लव मैरिज कोई प्रेसिडेंट नहीं था। अच्छा। और आज भी मैं लव मैरिज को ज़्यादा लाइक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा सही थी। लव मैरिज हो लेकिन लव कम अरेंज हो। आप एक दूसरे को लाइक करो, यानी कि लड़का लड़की को लाइक करे, लड़की लड़के को लाइक करे, लेकिन वो अरेंज होने चाहिए, वो विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स होने चाहिए, विद द परमिशन ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, विद इन दी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ये मेरा मानना है। तो हमारी तो अरेंज मैरिज थी, नो डाउट। तो दिस इज ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई, भगवान की कृपा और मेरी मेहनत, तो दो ही चीज़ें मेरे काम आई और मैं सेलेक्ट हो गया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया 2000 में। 2000 से लगा करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर, और मैं यानी कि सीनियर प्रोफेसर जो है बना 2018 में, आज के 4 साल पहले जी। और एक्चुअली मेरी हंगर कभी ख़त्म नहीं होती है, ये पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा दिया है। आज ही मेरे को भूख है, पहले ही मुझे भूख थी, हमेशा भूखा रहा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। तो यानी सीनियर प्रोफेसर बनने के बाद ही मेरे को, और नौकरी करते हुए भी मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, अब मुझे कुछ और करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और मैंने वीआरएस ले लिया। जैसा कि आपको विदित होगा, 2 जुलाई 2022 से मैंने वीआरएस ले लिया। और वीआरएस लेकर के मैंने सोचा कि चूँकि सरकार की योजनाएं जो है वो पूरी की पूरी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ है, क्यों नहीं हम अपने सेटअप को ही जो है बढ़ाते हैं और यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं सरकार के माध्यम से। सरकार की दुनिया भर की कैसे योजनाएं आ गई है, उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही हमारा एक और हॉस्पिटल जयपुर में, हमने शिवधारा की एक ब्रांच अभी 1 सितंबर को और ओपनिंग कर ली, जैसे आपको पता होगा जी। तो हमने उसको भी शुरू किया। तीसरा, हमने जो है पिताजी के नाम से रामदेव मेमोरियल संस्थान का गठन किया, जिसके तहत भी हमने कुछ निःशुल्क कैंप और कई सारी जो है सामाजिक सेवाओं से संबंधित कार्य करने की हम सोच रहे हैं जी। तो यानी कि मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आदमी की भूख कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा, क्योंकि वो जो है वो यानी कि आखिरी दिन तक भी वो ये सोचते थे कि मुझे कुछ करना है, और वही सारी चीज़ें मैंने भी, मेरे ब्लड में भी है और मेरे जहन में भी है। और मैंने लर्न भी करी है कि आदमी को कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा बस आप गिर भी जाओ तो उठ के खड़े जाओ और चल दो जी। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं कभी असफलताएं भी आती है, होता है, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है हार जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ और रवाना हो जाओ। आप टारगेट बनाओ, आपको टारगेट बना के आप चलोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आदमी को हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, परोपकारी रहना चाहिए, समाज सेवी रहना चाहिए और टारगेटेड रहना चाहिए, और समय की कदर करनी चाहिए। जैसे आपने शुरू में बहुत इम्पोर्टेंट 2 बातें बोली कि समय और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती है। तो ये फैक्ट है, ये बहुत सही कहा आपने। और मुझे भी समय है ना इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि समय एक मिनट मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, और मैं समय को यूटिलाइज करने समय का मैनेजमेंट में मेरे को हमेशा लगता है कि मैं कैसे समय को एक सेकंड बचाऊं जी। मेरे ख्याल से मेरी सफलता में ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। मैं समय को 1 सेकंड को वेस्ट करना पसंद नहीं करता। 1 सेकंड मेरा खराब नहीं होना चाहिए, ये मेरा हमेशा दिमाग में रहता है जी। तो मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें। सर आपने करीब हमें 20-25 मिनट दिए, ये लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी आपके लाइफ से, हो सकता है देखने वाला जो यूथ होगा वो क्या सीखे अपना इंटेंशन से, बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि जिस भी काम को करो पूर्ण लगन से करिए, टाइम को वैल्यू दीजिए, टाइम अपने आप आपको वैल्यू देना शुरू करेगा। अगर आप टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम वास्तव में अपने आप के लिए वैल्यू क्रिएट करके आपको देगा। तो फाइनली सर आपका हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू मी एंड टेकिंग माय इंटरव्यू। थैंक्स, यू आर जस्ट लाइक माय सन। I will like to bless you. You do these activities for for the wellness of youth and for the inspiration of youth. Thanks, sir. Thanks a lot.